हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चेतन केड़कर। आज हम मज्जा धातु यह नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अस्थि धातु यह टॉपिक देखा था और उसके अंतर्गत के जो महत्वपूर्ण श्लोक थे वो भी देख लिए थे। आज मज्जा धातु को हम शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से धातुओं का वर्णन इसके पहले जिन पॉइंट के आधार पर हमने देखा था, जिन मुद्दों के आधार पर हमने देखा था, उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम मज्जा धातु यह टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले मज्जा धातु की व्युत्पत्ति। तो मज्जा धातु की व्युत्पत्ति के लिए रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10। सुश्रुत सूत्र स्थान के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक। रसाद रक्तम ततो मासात मेध प्रजायते, मेदो अस्ति ततो मज्जा मज्जन्य शुक्रम तो जायते। तो ये व्युत्पत्ति का श्लोक रक्त से लेकर शुक्र के लिए हमने इसके पहले भी यूज़ किया है, इसके पहले के धातु में, और यहाँ पे भी वही आएगा। इसका अर्थ काफ़ी सरल है। इसमें यही बताया है कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि तथा अस्थि से मज्जा और मज्जा से ही हमें शुक्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं इसकी निरुक्ति। तो निरुक्ति का कोई रेफरेंस नहीं है, इस श्लोक में आपको भेज दूँगा। इस निरुक्ति में कहा है मज्जति अस्थिषु इति वा पूषण प्लीटन क्लेदन स्नेहम अनि मज्जनिधि। इसमें इस निरुक्ति के श्लोक में ये कहा गया है कि मज्जा धातु की प्राप्ति हमें अस्थि धातु से होती है, और मज्जा जो होती है उसके पहले का जो धातु होता है वो अस्थि, और अस्थि के पहले होता है मेद धातु। तो मेद धातु ये समवॉट लिक्विड और सेमी सॉलिड रूप में रहता है, और उसी प्रकार की लगभग कंसिस्टेंसी हमें मज्जा धातु में भी मिलती है। तो लेकिन उसके बीच का जो धातु होता है अस्थि धातु, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ओके, तो जो मेद धातु होता है उसके बाद हमें अस्थि के बाद फिर से उसी प्रकार का मज्जा यह धातु प्राप्त होना है। तो इसीलिए अस्थि के ऊपर पूषण, प्लीटन, क्लेदन ये प्रक्रिया होके अस्थि रूप मज्जा की हमें प्राप्ति होती है। ओके, तो निरुक्ति में यही कहा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग अस्थि धातु होता है उससे हमें सॉफ्ट मज्जा धातु के लिए उसके ऊपर अग्नि के द्वारा, शरीर के द्वारा पूषण, प्लीटन तथा क्लेदन होकर स्नेह रूप मज्जा धातु की हमें प्राप्ति होती है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट है मज्जा धातु के पर्याय। मज्जा धातु के पर्याय जो है, पहला है अस्थि स्नेह। हमें ये अस्थि से प्राप्त होता है, इसीलिए अस्थि का स्नेह होता है, इसीलिए अस्थि स्नेह। उसके बाद नंबर 2 अस्थि संभव। अस्थि संभव का मतलब होता है वही अर्थ, फिर से इसमें भी वही आएगा कि हमें अस्थि होती है इसीलिए इसका संभव यानी निर्माण होना शक्य होता है। ओके, इसीलिए अस्थि से निर्मित होने वाला, संभव होने वाला, इसीलिए अस्थि संभव। उसके बाद शुक्रकर, मज्जा के बाद का जो धातु है वो शुक्र धातु है, तो शुक्र को निर्मित करने वाला, इसीलिए शुक्रकर। उसके बाद आया है विमंजन। विमंजन का मतलब होता है डूबा हुआ। ओके, तो हमें जो मज्जा धातु होता है वो दृष्टिगोचर होता नहीं। अगर किसी प्रकार का आघात भी होता है छोटा मोटा तो हमें मज्जा धातु नहीं दिखता है, क्योंकि मज्जा धातु जो होता है वो अस्थि के बीच में रहता है। तो अस्थि की कवरिंग के अंदर डूबा हुआ, इसीलिए
उससे विमंजन यह पर्याय दिया गया है। ओके, तो अस्थि के बीच में डूबा हुआ इसीलिए विमंजन। उसके बाद एक और पर्याय आया है पांचवा सार। ओके, तो सार ये पर्याय आपको अस्थि से लेकर ओज तक सब में सार ये पर्याय मिलेगा। यह पर्याय क्यों मिलता है? क्योंकि जो भी हमें प्राप्त होता है, धातु की निर्मित होती है, उसके ऊपर उसके अग्नि की प्रक्रिया होती है। तो आपको पता है अग्नि के जो प्रकार है वो आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार बतलाए गए हैं। तो कोई भी आहार लेते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले प्रक्रिया होती है जठर अग्नि की, उसके बाद पांचभौतिक अग्नि की, और पांचभौतिक अग्नि के बाद जो भी धात्वाग्नि होती है उसकी प्रक्रिया होने के बाद हमें वो धातु प्राप्त होता है। तो अस्थि धातु तक आते आते पंच धात्वाग्नि, पंच महाभूत अग्नि और सर्वप्रथम प्रमुख जो जाठर अग्नि होती है वो उसकी प्रक्रिया हो ही रहती है। तो 11 अग्नियों के प्रक्रिया के बाद हमें अस्थि धातु मिलता है। ओके, और उसके बाद 12 अग्नियों की प्रक्रिया के बाद हमें मज्जा धातु मिलता है। 13 अग्नियों की प्रक्रियाओं के बाद हमें शुक्र धातु मिलता है, और इसके बाद भी ओज की निर्मित होती है जो सर्व धातुओं का सार होता है। तो इसीलिए अस्थि धातु से लेकर इसके आगे के जितने भी धातु है उसके लिए सार ये पर्याय लगता है। इसके उपरांत हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, मज्जा धातु के स्थान। तो मज्जा धातु के मुख्यतः 3 स्थान होते हैं। सबसे पहला मज्जावह स्रोतस, दूसरा सर्व अस्थि, तीसरा मज्जाधरा कला। तो इन पॉइंट्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मज्जावह स्रोतस। तो मज्जावह स्रोतस में उसके जो मूल स्थान है वो मूल स्थान चरक संहिता के अनुसार है 5वें, इसका रेफरेंस देखते हैं चरक विमान स्थान 5/8, चरक विमान स्थान के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक, मज्जावहानाम स्रोतसाम अस्थिनि मूलम संधेय। ओके, अब यहाँ पे कहा है अस्थिनि मूलम संधेय, यानी संधि, ये तो इसका एक मूल स्थान है। दूसरा है अस्थि के जो मूल है, अस्थि के मूल जो है वही मज्जा धातु के भी ही मूल है। और अस्थि के मूल क्या थे? अस्थि वहानाम श्रुतसाम मेदो मूलम जघनम च। तो उसके मूल स्थान थे मेद के मूल और जघन। तो जघन अस्थि को हम छोड़ देते हैं। और मेद के मूल स्थान क्या थे? तो मेद धातु के मूल स्थान थे मेदो वहानाम श्रुतसाम रुक्को मूलम वपावहनम च। ओके, तो रुक्क और वपावहनम ये मेद के मूल स्थान थे। अस्थि के मूल स्थान में मेदोमूलम आया, इसीलिए रुक्क और वपावहनम ये अस्थि के भी मूल स्थान थे। और मज्जा में आया है कि अस्थि मूलम, तो रुक्क और वपावहनम ये मज्जा धातु के ही मूल स्थान होते हैं, क्योंकि इसमें मूल की बातें कही है तो इसकी अपर की स्टेज उसमें आएगी। तो रुक्क और वपावहनम जो मेद धातु के मूल स्थान थे वही मूल स्थान मज्जा धातु के भी हो गए। अब अगर इसके मूल स्थान रुक्क है और वपावहनम है तो क्यों होते हैं? तो वपावहनम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वपा यानी ओमेंटम, जो स्टमक या फिर जो पेट का रीजन होता है, ट्रंक का रीजन होता है, वहाँ पे होती है। तो जिस प्रकार से वपा की कंसिस्टेंसी होती है, जिस प्रकार से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार का सेमी सॉलिडनेस हमें मज्जा धातु में भी मिलता है।
ओके, जिस प्रकार से उसकी कंसिस्टेंसी से होती है उसी प्रकार से इसकी होती है, इसीलिए वपावहनम ये इसका मूल स्थान हम कह सकते हैं। दूसरी बात, रुक्क इसका मूल स्थान क्यों है? तो रुक्क इसका मूल स्थान होने के पीछे का कारण ये है कि रुक्क जो अवयव होता है, किडनी जो अवयव होता है, उसका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ओके, रक्त धातु की शुद्धि करना, अशुद्धि बाहर निकालना, ये इसका कार्य होता है। और अगर हम मॉडर्न के साथ इसको कोरिलेट करते हैं तो जो मज्जा होती है वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। ओके, तो आरबीसी का प्रोडक्शन इसके द्वारा होता है, बोन मैरो के द्वारा होता है, जिसे हम मज्जा धातु कहते हैं। और जो किडनी होती है उसका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर रुक्क का कार्य में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम जो मज्जा धातु है उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड अगर फिल्टर नहीं हुआ तो जो प्रोडक्शन चीज़ें होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। या फिर मज्जा धातु की निर्मित अगर ठीक तरीके से नहीं हुई तो उसका परिणाम भी किडनी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर रक्त धातु की निर्मित प्रॉपरली नहीं हुई तो उसका जो शुद्धिकरण होता है, जो किडनी के द्वारा किया जाता है, वो ठीक तरीके से नहीं होगा। तो मज्जा धातु और रुक्क इसके साथ मॉडर्न के साथ अगर कोरिलेट करके हम समझते हैं तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, क्योंकि ये दोनों भी रक्त धातु इस संधि से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए रुक्क को हम उसका मूल स्थान कह सकते हैं। तो वपावहनम और रुक्क ये इसके मूल स्थान हुए। उसके बाद संधय च, संधय का मतलब होता है संधि। तो संधि क्यों कहा जाता है? तो ये जो संधियाँ होती है, संधियों की हमें जिस प्रकार से प्राप्ति होती है मज्जासार व्यक्ति में, ये समझने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि संधि इसके मूल स्थान के बारे में क्यों कहा गया है। मज्जासार का जो श्लोक आया है, चरक विमान स्थान 5वें अध्याय का ही श्लोक है, 108वां। ये जो इसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 5/8, और सारता का जो श्लोक है उसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान उसका रेफरेंस है 8वां अध्याय। तो ये 5वां अध्याय 8वें अध्याय का श्लोक है 8/108। तो उसमें जो संधियों का वर्णन किया गया है सारता में, उसमें बताया गया है कि स्थूल दीर्घ रुत्थ संधैच, मतलब उत्तम मज्जासार का परिणाम संधियों पर होकर वो मोटी, लंबी तथा गोल यानी सर्कुलर आकार की बनती है। तो अगर मज्जासार व्यक्ति रहा तो उसकी संधियाँ इस प्रकार से हमें मिलती है। तो जो मूल स्थान है उसकी वजह से हमें सारता में ये लक्षण दिखते हैं। तो इसीलिए संधियों को हम इसके मूल स्थान में लेते हैं। जो इसका वर्णन है कि अस्थिमूलम से हमने देखा था कि मेदोमूलम, ओके, और वहाँ पे हमें मेदो में रुक्क और वपावहनम मिले थे। ये जो मैंने आपको लिंक बताई है, ये वर्णन आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में इन चीज़ों को इस तरीके से समझा गया है कि ये चीज़ें बतलाई गई है और इस चीज़ों को इस प्रकार से याद रखना गया है। लेकिन जब अगर हमें कोई भी चीज़ समझनी है तो हमें उसके तह तक जानने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार की हमारी सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम जो शास्त्रों में दिया है उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो सोचने का जो तरीका होता है
संहिता अध्ययन के वक्त वो इस प्रकार से होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मज्जा वह स्रोत से उसके दो मूल होते हैं, अस्थि मूल यानी वृक्कोरोपहवनम और दूसरा होता है संधि। अब सुश्रुत संहिता में मज्जा वह स्रोत नहीं बतलाया गया है, लेकिन लेकिन शरीर में मज्जा तो होती है, और वो मज्जा कहाँ रहती है? तो मज्जा धातु के स्थान में दूसरा बताया गया था सर्वस्थि। तो उसके संदर्भ में हम जो शारीर स्थान में श्लोक आया है सुश्रुत के, वो देखते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान 4/12 और 13। सुश्रुत शारीर स्थान के चौथे अध्याय का 12वां तथा 13वां श्लोक। इसमें कहा गया है महस्तु च अस्तिषु मज्जा भवति स्थूलास्तिषु विशेषेण मज्जा त्वकम आश्रितः। इसमें ये बतलाया गया है कि आकार मान से बड़ी व लंबी अस्थियों के अंदर मज्जा धातु स्थित होती है। तो शरीर में मज्जा धातु कहाँ होता है? ये सुश्रुत संहिता के अनुसार बतलाया गया वर्णन होता है कि शरीर में जितनी भी बड़ी अस्थियाँ होती है उसमें हमें मज्जा धातु मिलती है। तो मज्जा धातु जो बड़ी अस्थियों में होती है वो रेड बोन मैरो होती है, और छोटी अस्थियों में होती है वो येलो बोन मैरो होती है। तो ये इस प्रकार का वर्णन हमें मॉडर्न में मिलता है। अब मज्जा धातु जो होती है हम उसका महत्व देखेंगे। ओके, तो अस्थि में स्थित मज्जा धातु का महत्व, यहाँ पे महत्व इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये अस्थियों में स्थित होता है। तो अस्थियों के साथ इसका क्या कोरिलेशन होता है, इसके दृष्टिकोण से हमें देखेंगे। तो हेडिंग आएगा अस्थियों में स्थित मज्जा धातु का महत्व। यहाँ पे उसके मात्र 2 महत्व बतलाए गए हैं कि अस्थि धातु की वजह से मज्जा के ऊपर क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहला मज्जा धातु का संरक्षण। अस्थि धातु की वजह से मज्जा धातु का संरक्षण होता है, उसका प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि जो अस्थि होती है, अस्थि के अंदर मज्जा होती है। अगर शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का आघात होता है तो आघात इतना बड़ा रहेगा कि अस्थियों को अगर किसी प्रकार की दुष्टि उत्पन्न होती है अस्थियों में, यानी फ्रैक्चर होता है, तो तब जाके उसके अंदर जो स्थित है मज्जा, उसके ऊपर आघात का परिणाम होगा। तो अस्थियों के द्वारा मज्जा का संरक्षण किया जाता है। ये पहला महत्व रहेगा। दूसरा महत्व जो अस्थियों का है वह मज्जा धातु के लिए यह है कि अस्थि धातु रुक्ष गुण का है, तो मज्जा स्निग्ध गुण का है। दोनों के गुण जो होते हैं वो एकदम अपोजिट है। आपको पता है कि अस्थि धातु जो होता है उसका आश्रय संबंध वात के साथ होता है, और वात धातु की निर्मिति ये वायु और आकाश इस महाभूत से हुई है, और मज्जा धातु जो होता है उसका आश्रय संबंध कफ के साथ होता है। ओके, और कफ की निर्मिति जल तथा पृथ्वी महाभूत से हुई है। तो ये दोनों भी चीज़ें गुणतः एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट होने के बाद भी ये साथ में रहते हैं। तो दे बोथ मैनिपुलेट और मेंटेन ईच अदर। अस्थि धातु रुक्ष गुण का है, मज्जा स्निग्ध गुण का है। अस्थि में स्थित अवकाश आकाश महाभूत से निर्मित होता है। तो उसके अंतर्गत का जो सुशीरता होती है, वैक्यूम रहती है वहाँ पे जिसमें मज्जा धातु रहती है, उसकी निर्मिति कही गई है कि आकाश इस महाभूत के द्वारा होती है। अस्थि में स्थित अवकाश मज्जा धातु से पूरित होकर वात दोष व आकाश महाभूत साम्य अवस्था में रहते हैं। वहाँ पे वात का स्थान रहता है, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे वात का स्थान रहता है, और ये आकाश प्रभूत यानी मुख्यतः आकाश का स्थान बतलाया गया है, और इस स्थान पे मज्जा पूरित होती है।
मज्जा की जगह वही होती है, वही वो उसका आश्रय होती है। तो ये होने की वजह से जो आकाश महाभूत है और वात दोष है, उसकी साम्यावस्था रहती है, यानी विकृति नहीं होती है। मैंने कहा इसके पहले भी, दे बोथ मैनिपुलेट टू ईच अदर। तो ये विरोधी गुण के होने के कारण, साथ में रहने के कारण एक दूसरे को न बढ़ने देते हैं न कम होने देते हैं। ओके, तो जो आश्रय आश्रय संबंध होता है वात का और अस्थि का, ये मेंटेन करने के लिए भी मज्जा धातु वहाँ पे सहायभूत रहती है। स्निग्ध मज्जा धातु की वजह से अस्थि धातु का स्नेहन होता है। तो मज्जा धातु की जो होता है उसकी वजह से इसका स्नेहन होता है, क्योंकि वो स्निग्ध गुणात्मक होता है, और अस्थि जो होती है वो वात आधिक्य वाली होती है, और उस वजह से कठिन अस्थि भी लचीली बनती है। ओके, तो इसके पहले भी मैंने बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी प्रकार की चीज़ होती है और वो कठिन है और उसके ऊपर हम स्नेहन करते हैं तो उसका रूपांतरण होता है। जैसे अगर आपने बाँस को लिया और बाँस को तेल से उसका तेल में डुबो के रखे या फिर उसको तेल लगाई, तो उसको अगर हम बेंड करेंगे, सूखी बाँस है और उसको हमने तेल से पूरित करने के बाद अगर हम उसको बेंड करेंगे, तो अगर उसको तेल नहीं लगाया है तो वो टूट जाएगी, लाइक फ्रैक्चर। और अगर उसको हमने तेल लगाया गया तो पहले वो बेंड होगी, पहले वो मुड़ेगी और उसके बाद वो टूटेगी। तो ये स्नेहन का महत्व होता है। तो यहाँ पे जो अस्थियों में स्थित मज्जा है वो एक प्रकार से अस्थियों का स्नेहन कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो कठिन मजबूत ऐसी अस्थि होती है उसका स्नेहन नहीं होने की वजह से उसमें लचीलापन आता है। तो अकॉर्डिंग टू एज अगर देखेंगे तो कफ का आधिक्य बाल्यावस्था में ज़्यादा रहता है तथा वात का आधिक्य वृद्धावस्था में ज़्यादा रहता है। तो बाल्यावस्था में जो अस्थि होती है वो ज़्यादा लचीली होती है, कंपेयर विथ वृद्धावस्था में उसका लचीलापन चला जाता है, तो फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। ओके, तो बच्चों को जो भी चीज़ें होती है, जिस प्रकार से डांस होता है या किसी प्रकार का कराटे वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें अगर बाल्यावस्था में अगर वो सीखते हैं तो उस लचीलेपन का फ़ायदा उन्हें होता है और उस वक्त ये सीखना आसान होता है, क्योंकि अस्थियों में लचीलापन होता है। उसके कंपैरिजन में अगर एजेड पर्सन में ये चीज़ सिखाई जाएगी तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑसिफिकेशन हो जाएगा अस्थियों में। और दूसरी बात ये भी होती है कि उसमें लचीलापन कम हो जाता है, तो वो मुश्किल जाएगा, या हो सकता है हो भी ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्रैक्चर भी हो जाए। तो ये बात यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है। मज्जा धातु का क्षय होने की वजह से अस्थि में स्थित अवकाश बढ़कर वात वृद्धि होती है। मज्जा धातु का अगर क्षय हो गया तो उसमें जो स्थित अवकाश है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट है और बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा तो वात की वृद्धि कर देगा। वात वृद्धि की वजह से हड्डियों का क्षरण होकर अस्थि क्षय की शुरुआत होती है। अगर वात वृद्धि होगी तो उसके वजह से अस्थियों का क्षय होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपेयर विथ एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म ज़्यादा होगा, और उसके वजह से अस्थियों का क्षरण होगा, और ये अस्थियों का क्षरण होना यह अस्थि क्षय की शुरुआत है। तो अस्थि धातु और मज्जा धातु ये दोनों ही एक दूसरे की सहायता से रहकर एक अस्थियों से तो इसका प्रोटेक्शन होता है, और एक दूसरे को जो मेंटेन करना होता है वो ये दोनों धातु एक दूसरे की सहायता करके करते हैं। ओके, ये अस्थियों का
महत्व देखने के बाद हम मेद धातु, अस्थि धातु तथा मज्जा धातु इनका पारस्परिक संबंध देखते हैं। तो हेडिंग रहेगा मेद धातु, अस्थि धातु और मज्जा धातु का पारस्परिक संबंध या परस्पर संबंध, एक दूसरे से किस प्रकार से इनका संबंध होता है। स्निग्ध मेद धातु शीर प्रदेश के छेदों से छनता है वहाँ से, और छनने की वजह से और इस छने हुए मेद के स्नेहांश को मज्जा धातु का स्वरूप प्राप्त होता है। शीर प्रदेश के अस्थियों में स्थित मस्तुलुंग यह मज्जा प्रधान अवयव है। तो आयुर्वेद में इस प्रकार का वर्णन होता है, बताया गया है कि ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें एक प्रकार का एनास्टोमोसिस होके वेंट्रिकल्स में जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये निर्मित होके आता रहता है। ओके, तो वो जो होता है वो तथा स्नेह CSF ये स्निग्ध गुणात्मक होता है। ओके, तो स्निग्ध गुणात्मक होने के कारण ये जो वेंट्रिकल्स में CSF बन के आता रहता है उसको कहा गया है कि एक प्रोसेस होती है एनास्टोमोसिस, और उससे CSF बन के धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में आता रहता है। तो इसको कहा है कि स्निग्ध गुणात्मक शीर प्रदेश के बनकर छनना, बन के आना, तो वो उसको मेद का स्नेहांश कहा गया है। हालांकि मेद धातु जो होता है वो तो शरीर में होता है, लेकिन उसको मेद का स्नेहांश कहा गया है CSF को, जो ब्रेन में बनता है। और उस स्नेहांश को मज्जा का स्थान कहा गया है, क्योंकि शरीर में जितनी भी अस्थियाँ है उसके अंतर्गत जो थिंग है उसको मज्जा कहा गया है। तो जो क्रैनियल बोन है उसके अंदर अगर जो ब्रेन है उसको भी मज्जा कहा गया है। वहाँ पे छनने वाला जो स्नेहांश है उस CSF को भी मज्जा ही कहा गया है। तो कहा गया है कि मज्जा धातु की निर्मिति कहाँ से हुई है, तो मेद का स्नेहांश बनता है। मेद का स्नेहांश अस्थियों में छनता है और अस्थियों में छनने के बाद जो बनता है वो मज्जा धातु बनती है। तो इस प्रकार से इन धातुओं का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। और शीर प्रदेश की जो अस्थि होती है, जो क्रैनियल कैविटी होती है, उसके अंदर मस्तुलुंग रहता है। मस्तुलुंग यानी ब्रेन, और वो मज्जा धातु का प्रधान अवयव है। जिस प्रकार से वो शरीर का प्रधान अवयव होता है उसी प्रकार से मज्जा धातु का ही वो भाग होता है और उसका भी वो प्रधान होता है। अभी यहाँ पे मस्तुलंग का अर्थ तो होता है ब्रेन, लेकिन मस्तुलुंग के बारे में सुश्रुत शारीर स्थान 10/12 सुश्रुत शारीर स्थान के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में ये डलहन टीका है, मस्तुलुंग शब्द का अर्थ दिया गया है। उन्होंने कहा है मस्तुलुंग अविलन घृताकार मस्तक मज्जा। इसका अर्थ ये होता है कि सुश्रुत टीकाकार डलहन के अनुसार मस्तिष्क में स्थित घृत समान दिखने वाले मज्जा धातु को मस्तुलुंग कहते हैं। यहाँ पे शब्द क्या आया है, घृत समान दिखने वाले। तो एक्चुअली जो ब्रेन होता है वो फैटी स्ट्रक्चर के समान होता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी उसी समान होती है, और उसमें 2 मैटर रहते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो घृत के समान लगता है, इसीलिए ये कहा गया है कि जो छनने वाला स्नेहांश होता है वो हमें मेद से मिला है। दिख कैसे रहा है कि अस्थि से आ रहा है, और मज्जा जो वहाँ पे होती है, जो ब्रेन होता है, उसका वो प्रोटेक्शन भी करता है, पोषण भी करता है।
उसका संरक्षण भी करता है और उसको नरिश भी करता है। तो ये मस्तुलुंग का अर्थ होता है। उसके बाद और कहाँ पे शरीर में मज्जा धातु होता है, तो रीढ़ की हड्डी, जो हमारा वर्टेब्रल कैनाल होती है उसके अंदर, वर्टिब्रास के अंदर भी जो ये होती है स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको भी हम मज्जा धातु ही कहते हैं, क्योंकि वो ब्रेन का ही कंटिन्यूशन है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है उसी का वो कंटिन्यूशन है, तो उसके अंदर भी मज्जा ही रहती है और वो भी मज्जा का ही स्थान है। रीढ़ की हड्डियों में 33 वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहते हैं, और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मज्जा धातु का मूल स्थान है, क्योंकि संधि मज्जा धातु का मूल स्थान है। वर्टिब्राज की जो काउंटिंग की गई तो वो 33 होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और वो एक दूसरे से जो जुड़े हुए रहते हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कारण जुड़े हुए रहते हैं, और उस जॉइंट को इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहा जाता है। और वो जो जॉइंट होता है, वो जो डिस्क होती है, वो मज्जा से बनी हुई रहती है। इसीलिए वर्टेब्रल कॉलम के की वो जॉइंट्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ मज्जा धातु। रीढ़ की हड्डी को जख्म तो उसके भीतर स्थित स्पाइनल कॉर्ड की क्षति पहुंचकर शरीर में वात विकृति उत्पन्न होती है। किसी भी कारणवश अगर रीढ़ की हड्डी को जख्म हुआ, ट्रॉमा हुआ, ओके, तो उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी क्षति पहुंचती है, और क्षति पहुंचकर शरीर में वात विकृति उत्पन्न होती है, क्योंकि वात is nothing but the नर्वस सिस्टम, ऐसा कह सकते हैं। ओके, हमने जब वात दोष पढ़ा था तो ये देखा था कि जो नर्वस सिस्टम जो होती है उसके साथ हम वात दोष को कोरिलेट कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का आघात होता है, इसके ऊपर अगर परिणाम होता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो वो होने की वजह से वहाँ का जो वात होता है वो डिस्टर्ब होगा और वहाँ पे वात की विकृति उत्पन्न होगी। उसके बाद थर्ड थिंग ये बताई गई है कि गर्दन के दो वर्टिब्रा के बीच का अंतर कम होने की वजह से मज्जा धातु पर दबाव आने से अवयव सुन्न होना, चक्कर आना, यह लक्षण दिखते हैं, जिसे हम अस्थि मज्जागतवात या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। ये थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट है। जो वर्टिब्राज होती है, वर्टिब्राज के बीच की जो डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, अगर वो किसी कारणवश वहाँ से खिसक जाए, एक्सीडेंटल इंजरी होने की वजह से, एज की वजह से, या उसी संधियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से, किसी भी कारणवश अगर उसके ऊपर दबाव आता है और ये दबाव आने की वजह से या फिर वो खिसक जाने की वजह से उसके कार्य में विकृति आती है, तो ये मुख्यतः कहाँ पे होता है? ये मुख्यतः होता है सर्वाइकल रीजन में या फिर लंबर रीजन में। थोरेसिक रीजन में ये प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि थोरेसिक रीजन में उसको रिब्स भी अटैच होती है। तो ये मुख्यतः समस्या दिखाई देती है सर्वाइकल रीजन में या फिर लंबर रीजन में। तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कहा जाता है। आयुर्वेद में हम उससे अस्थि मज्जागत वात कहते हैं। ओके, तो किसी भी कारणवश अगर
ये जो डिस्क होती है वो खिसक जाए या फिर दब जाए तो उसकी वजह से वहाँ पे सुन्नता आती है। ओके, यानी टिंगलिंग होगी, चक्कर आती है। सर्वाइकल में रहा तो फ्रॉम शोल्डर रीजन टू हैंड तक हमें एकदम से सुन्नता चढ़ जाएगी या फिर चढ़े समान हो जाएगा। ओके, तो ये जो होता है वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है। ओके, तो ये जो लक्षण उत्पन्न हुआ है ये वात उत्पन्न हुआ है और वो मज्जा में विकृति आने के कारण उत्पन्न हुआ है। उसके बाद रीढ़ के या पीठ के वर्टिब्रा में स्थित में किसी भी स्वरूप की विकृति का परिणाम स्पाइनल कॉर्ड के स्वरूप में स्थित मज्जा धातु पर होता है। जो वर्टिब्रास है उसमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर विकृति हुई तो उस विकृति का परिणाम उसके अंदर स्थित रहने वाले स्पाइनल कॉर्ड को होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही आउटग्रोथ निकल के उससे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का निर्माण होता है और इसी डिस्क के द्वारा ये वर्टिब्रास एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसका परिणाम वर्टिब्रा को अगर कुछ हुआ तो उसका परिणाम स्पाइनल कॉर्ड पे और स्पाइनल कॉर्ड पे यानी मज्जा धातु पर होगा। अस्थि व संधि विकृति परिणाम मज्जा धातु पर होता है, वैसे ही मज्जा विकृति का परिणाम अस्थि पर होने की वजह से अस्थि व संधि यह मज्जा वह स्रोतस के मूल स्थान है। अस्थि व संधि विकृति का परिणाम मज्जा धातु पे होता है। किसी भी प्रकार की विकृति अगर अस्थि को हुई या फिर संधि को हुई तो उसका परिणाम किसके ऊपर होगा? मज्जा धातु के ऊपर होता है, क्योंकि अस्थि के अंदर मज्जा स्थित रहती है और अस्थि जो होती है वो संधियों से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की विकृति हुई तो मज्जा के ऊपर परिणाम होगा और उसी प्रकार मज्जा विकृति का परिणाम अस्थि पर होने की वजह से और मज्जा में किसी प्रकार की विकृति हुई तो उसका परिणाम अस्थियों पे होगा, क्योंकि मज्जा में विकृति हुई तो इसका अर्थ वो उसके ऊपर जो कवरिंग है उसके ऊपर भी परिणाम करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे जो स्पॉन्डिलाइटिस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पे विकृति मज्जा की हुई है लेकिन उसका परिणाम इसके ऊपर हुआ? अस्थि के ऊपर हुआ। ओके, उसी प्रकार से किसी प्रकार का जख्म भी होता है, ट्रॉमा होता है। ओके, तो उसमें भी अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होती है तो उसका परिणाम भी अस्थि के ऊपर होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है अस्थि और मज्जा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, तो इनका एक दूसरे के ऊपर परिणाम होता है। इसके कारण अगर अस्थि पर किसी मज्जा विकृति का परिणाम अस्थि पर होने की वजह से अस्थि और संधि, तो इसके कारण अस्थि व संधि यह मज्जा वह स्रोतस के मूल स्थान है। ओके, तो अस्थि और संधि ये दोनों भी मज्जा व स्रोतस के मूल स्थान है, ऐसा हम कह सकते हैं इन मुद्दों के आधार पर, इन पॉइंट के आधार पर। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है मज्जाधरा कला। मज्जा धातु के स्थान के अंतर्गत मज्जाधरा कला। मज्जाधरा कला के अंतर्गत आने वाला जो श्लोक है वो श्लोक है सुश्रुत कल्पस्थान का, डल्हन टीका के अंतर्गत जो आया है। एवं एव पित्तधरा स एव मज्जाधरा कला। तो ये जो श्लोक है ये ना ही तो मज्जा धातु का अपितु पूरे आयुर्वेद के अंतर्गत का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत बड़ा प्रैक्टिस का पार्ट इस श्लोक के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसीलिए इसका डिटेल वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो ये जो आज का पार्ट है थोड़ा सा क्लिष्ट था, लेकिन प्रॉपरली अगर आप सुनोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। तो हम
अगली बार देखते हैं मध्यधरा कला। ओके, तो इसके श्लोक आपको मिल जाएगी। थैंक यू।